बाथटब में एक लड़की नहाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन तभी अचानक एक पोर्टल खुल गया और मैं उस पोर्टल से टेलीपोर्ट होकर सीधा उस लड़की के सामने जाकर गिर पड़ा। वो लड़की मुझे देखकर शॉक्ड हो गई। उसने खुद को ढकते हुए काफी गुस्से में मेरी तरफ कदम बढ़ाए और मुझे घूरते हुए पूछा, आखिर तुम हो कौन और यहाँ कैसे आ गए? मैं खुद भी घबराया हुआ था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं आखिर यहाँ कैसे आ गया। ऊपर से मुझे डर था कि कहीं ये लड़की मुझे मारने तो नहीं वाली है। मैंने घबराते हुए उस लड़की से कहा, बहन जी, आपको शायद कोई गलतफहमी हो गई है। लेकिन वो लड़की मेरी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें मरने का इतना शौक है ना, तो मरो। इतना कहते ही उसने पानी से बने एक ड्रैगन के जरिए मुझ पर हमला कर दिया। उस हमले से मैं बहुत दूर जाकर गिरा और उसी पल मेरी मौत हो गई। तभी वहाँ अचानक एक और पोर्टल खुला और उसमें से लाल कपड़ों में एक बेहद खूबसूरत औरत बाहर आई। वो लड़की उन्हें देखकर सिर झुकाती है और कहती है, मास्टर को प्रणाम। मास्टर मेरी डेड बॉडी को देखकर हैरान थी। एक मॉर्टल बॉडी मेरे बिना सोचे समझे तुम्हारे कमरे में कैसे आ गया? अजीब है, इस मामले को हल्के में नहीं ले सकते। शेन किंगजू, आज से तुम फॉरबिडन पवेलियन में शिफ्ट हो जाओ। वो लड़की तुरंत सिर झुकाकर मान जाती है। अगले ही पल मैं हाफते हुए अपने उसी पुराने गंदे से कमरे में बिस्तर पर जागता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या ये सपना था या मेरे ब्रेन ट्यूमर के दबाव की वजह से मेरा दिमाग मुझे हेल्यूसिनेट करवा रहा है। तभी मेरे सामने एक नीले रंग की फेरी सिस्टम आ जाती है। वो कहती है, होस्ट की डेथ हो गई, वापसी पूरी हुई। इस बार का प्रॉफिट अननोन कॉन्टिनेंट की स्पिरिचुअल क्यूआई 7 सांसें। इस बार का टैलेंट इनेट स्वॉर्ड बॉडी पर्पल जो रिटेन नहीं हुआ। वो फेरी मुझे सिस्टम के फंक्शन समझाती है। ये सिस्टम हर रोज 10 बार अननोन वर्ल्ड में ट्रांसमाइग्रेट करने देता है। हर बार मरने पर आप वापस आ जाओगे। 1 घंटे जिंदा रहने पर ट्रांसमाइग्रेशन के समय मिला टैलेंट आप रिटेन कर सकते हो। बची हुई ट्रांसमाइग्रेशन लिमिट 9। अब मुझे समझ आता है, तभी मौत इतनी रियल लग रही थी तो वो कोई सपना नहीं था। तभी सिस्टम से एक और आवाज आती है, 100x बैकपैक एक्टिवेट हो गया है। कोई भी नॉन लिविंग चीज बैकपैक में डालकर उसे 100 गुना कॉपी किया जा सकता है। मैं हैरान रह गया, कोई भी नॉन लिविंग चीज? मैंने तुरंत पास रखा एक इंस्टेंट नूडल्स का पैकेट उठाया और पोर्टल के अंदर फेंक दिया। वो एक पैकेट सीधा 100 पैकेट में बदल गया। मैं खुशी से पागल हो गया। व्हाट द, दो सिस्टम एक साथ, इतना ओपी? मैं तुरंत तैयार हो गया। तो फिर किस बात का इंतजार है? सिस्टम मुझे ट्रांसमाइग्रेट करो। इस बार मैं आसमान से सीधा एक जंगली घास के मैदान में औंधे मुंह गिरता हूँ। सिस्टम मुझे बताता है, टैलेंट ड्रॉ सक्सेसफुल, बधाई हो, टैलेंट मिला है। आई फॉर एन आई ब्लू इफेक्ट, रिवेंज लेने के दौरान कल्टिवेशन एफिशिएंसी 10% बढ़ जाएगी। मैं वहाँ की ताजी हवा खींचता हूँ। फैंसी वर्ल्ड की हवा ही अलग है। दूसरी तरफ मास्टर यू कैंगल्यू जो ध्यान में बैठी थी, उसकी आंखें अचानक खुल जाती है। वो मुझे सेंस कर लेती है। ये ऑरा, वो वही मॉर्टल इंसान है। उसकी बॉडी तो पूरी तरह खत्म हो गई थी, फिर भी वो जिंदा है। अजीब है। और आधे घंटे से भी कम वक्त में वो करोड़ों मील दूर चला गया। बहुत खूब। मैं मजे से घास के मैदान में जड़ी बूटियां जमा कर रहा था और मेरा सिस्टम उन्हें लगातार कॉपी कर रहा था। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं और जोरदार बिजलियां कड़कने लगती है। मास्टर यू कैंगल्यू आसमान में किसी देवी की तरह प्रकट होती है। वो कहती है, तुम्हारा हौसला तो देखो। और आसमान से एक विशालकाय तलवार सीधे मुझ पर गिरती है, जिससे जमीन फट जाती है और एक जबरदस्त धमाका होता है। मैं वापस अपने कमरे में चिल्लाते हुए जागता हूँ। नहीं, ये क्या था? सीधा मार दिया। उसकी आवाज तक मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। तभी मैं अपना सिस्टम चेक करता हूँ। इस बार का प्रॉफिट लाइन कियन हर्ब 10,086 और माती हर्ब 10,000। मैं तुरंत सिस्टम से एक चमचमाती हुई जड़ी बूटी निकालता हूँ और उसे खा लेता हूँ। उसे खाते ही मेरे पूरे शरीर और दिमाग में बिजलियां दौड़ने लगती है और मेरी आंखें चमकने लगती है। ये सच में काम कर रहा है। मैं खुद से कहता हूँ, आज ट्रांसमाइग्रेशन के 8 चांस बाकी है। अगर मैं कोई कल्टिवेशन टेक्निक ढूंढ लूं और स्पिरिचुअल एनर्जी कल्टिवेट कर लूं तो मेरे ब्रेन ट्यूमर की प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। सिस्टम दोबारा ट्रांसमाइग्रेट करो। इस बार मैं एक बेहद घने और अंधेरे जंगल में पोर्टल से उतरता हूँ। सिस्टम की आवाज आती है, टैलेंट ड्रॉ सक्सेसफुल, बधाई हो, टैलेंट मिला है। हैवी प्यूपिल्स पर्पल। मेरी आंखों का रंग पर्पल हो जाता है और मुझे एक अलग ही पावर महसूस होती है। मैं मन ही मन कहता हूँ, इस बार ध्यान रखना होगा। मैं अपनी नई आंखों से जंगल में देखता हूँ तो मुझे दूर पेड़ की डाली पर आग की तरह धधकता हुआ एक लाल फल दिखाई देता है। मैं दौड़कर उसके पास जाता हूँ, ज़हू फ्रूट। लेकिन तभी सिस्टम मुझे वार्निंग देता है, तुम्हारा ऑरा लीक हो गया है। एक अननोन एंटिटी तुम्हें देख रही है। दरअसल मास्टर यू कैंगल्यू मुझे अपने क्रिस्टल स्फीयर से देख रही थी। वो कहती है, ऑरा दोबारा दिखा। अजीब बात है, इस बार 1 मिलियन मील दूर। बहुत खूब। मैं गुस्से से आसमान की तरफ देखता हूँ। अब तो एक्टिंग भी नहीं कर रही हो ना? पिछली बार कम से कम कुछ मिनट तो दिए थे। इस बार बस
बस 9 सेकंड। मुझे पता था वो मेरी आवाज और आहट से मुझे ढूंढ रही है। मैं कहता हूँ, आवाज सुनकर मार रही हो ना? जब सुनोगी ही नहीं तो कैसे मारोगी? मैं जमीन से एक नुकीली लकड़ी उठाता हूँ और सीधे अपने ही कान में घोंप लेता हूँ ताकि मैं खुद को बहरा कर सकूं। मास्टर यू कैंगलियू आसमान से जमीन पर आती है। उसके पीछे लाल रंग की 9 पूंछ जैसी आकृतियां उड़ रही थी। वो मुझे देखकर मुस्कुराती है, खुद अपने कान फोड़ने की हिम्मत। दिलचस्प, वो आसमान से मुझ पर एक बेहद शक्तिशाली सफेद एनर्जी की बीम मारती है। मैं अपनी हेवी प्यूपिल्स का इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उस धमाके में मैं फिर से मारा जाता हूँ। मेरी डेड बॉडी को देखकर मास्टर यू कैंगलियू सोच में पड़ जाती है। अजीब है और अब बिल्कुल एक जैसा है, पर हड्डियां और रूट्स अलग हैं। इसके बाद वो मेरी डेड बॉडी को हवा में अपने साथ उड़ाकर ले जाती है। हम बादलों के ऊपर से होते हुए एक बेहद रहस्यमयी और विशाल जगह पर पहुंचते हैं जो दाओ जिंग सेक्ट का फॉरबिडन ग्राउंड था। वो मुझे जमीन पर रखती है और अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहती है, गु उठो। तभी बादलों के बीच से एक विशाल पत्थर के बुद्ध की मूर्ति सामने आती है। उस मूर्ति में दरारें पड़ने लगती है और उसमें से तेज हरे रंग की एनर्जी बाहर निकलने लगती है और मूर्ति टूटकर बिखर जाती है। सीन शिफ्ट होता है एक बेहद बड़े और आलीशान महल में, जहाँ सोने के ड्रैगन वाले खंभे लगे थे। वहाँ एक बूढ़ा आदमी अपनी कुर्सी पर बैठा था। तभी उसे जमीन में एक भयंकर कंपन महसूस होता है। वो झटके से अपनी मेज पर हाथ रखकर खड़ा हो जाता है और घबराहट में चिल्लाता है, क्या एक और फॉरबिडन वन जाग गया। वो अपनी कुर्सी पर गिर पड़ता है और बुरी तरह कांपते हुए कहता है, आखिर हो क्या रहा है? लगातार 2 फॉरबिडन वंस जाग गए। तभी आसमान में तैरते उन काले पत्थरों के बीच से एक काले कपड़ों वाला शख्स गु बाहर आता है। वो उड़कर सीधा मास्टर यू और मेरी डेड बॉडी के पास पहुंचता है। वो आते ही पूछता है, नया युग तो अभी आया नहीं, फिर मुझे इस समय क्यों जगाया? मास्टर यू कहती है, एक काम है जिसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। गु मेरी डेड बॉडी के पास आता है और मुझे देखकर हंसता है, सिर्फ एक मॉर्टल इंसान। तभी उसकी आंखों का रंग हरा हो जाता है और वो ध्यान से मुझे देखता है। वो अचानक चौंक जाता है, नहीं, ये तो हैवी प्यूपिल्स है। इसका टैलेंट तो हमारे डायरेक्ट लिनियज के शिष्यों के बराबर है। इसे तो कल्टिवेट करना चाहिए, लेकिन ये है तो सिर्फ एक मॉर्टल बॉडी। ना ये तुम्हारा दुश्मन है ना मेरा, फिर तुम इसे इतनी अहमियत क्यों दे रही हो? मास्टर यू गंभीर स्वर में कहती है, ये लड़का बहुत अजीब है। इसके कर्मा का कुछ पता नहीं चल रहा। मैं रिवर ऑफ टाइम, समय की नदी में जाकर इसकी असलियत और पास्ट देखना चाहती हूँ। मुझे चाहिए कि तुम इसकी प्रेजेंट बॉडी को एंकर करो और इसे मिटने से बचाओ। इतना कहकर मास्टर यू अपनी उंगली से एक पानी का बुलबुला बनाती है जो नीचे जाकर एक भयंकर विशाल पानी के भंवर में बदल जाता है। मैं उस भंवर में बेहोशी की हालत में तैर रहा था। मास्टर यू उस भंवर के ऊपर से होते हुए रिवर ऑफ टाइम में कदम रखती है। इधर गु अपनी लाल एनर्जी से मेरी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। वो मन ही मन सोच रहा था, अजीब बात है, रिवर ऑफ टाइम के बहाव में तो किसी का भी पास्ट और फ्यूचर दिख जाना चाहिए, फिर इस लड़के का पास्ट बिल्कुल खाली क्यों है? उधर रिवर ऑफ टाइम में मास्टर यू को मेरी टाइमलाइन के कुछ धुंधले साए दिखाई देते हैं। वो मुस्कुरा कर कहती है, कुछ सुराग मिला। लेकिन गु यहाँ हैरान था, ऐसा कैसे हो सकता है? इसका पास्ट सिर्फ कुछ ही पलों पहले तक का क्यों दिखा रहा है? तभी रिवर ऑफ टाइम के अंदर से एक विशाल और प्राचीन तलवार बाहर निकलती है, जिसे देखकर मास्टर यू भी रुक जाती है। उधर नीले रंग के एक वॉइड में मेरी चेतना पानी में गिरकर वापस लौट रही थी। तभी पानी के उस विशाल झरने के किनारे एक रहस्यमयी इंसान जो रिवर ऑफ टाइम का गार्डियन था प्रकट होता है। वो अपनी भारी आवाज में चेतावनी देता है, तुम दोनों, आगे बीते हुए युग है, फ्यूचर जनरेशंस का यहाँ आना मना है। अगले ही पल मैं अपने बिस्तर पर हाफते हुए जाग जाता हूँ। वो एंटिटी, क्या उसका इतना भयानक होना जरूरी था? मैं तो उसकी आवाज भी नहीं सुन पा रहा था। तभी मेरे सामने सिस्टम आ जाती है। होस्ट की मौत हो गई, वापसी पूरी हुई। इस बार का प्रॉफिट जू फ्रूट X1, अननोन कॉन्टिनेंट, स्पिरिचुअल एनर्जी 30 ब्रेथ्स, और इस बार का टैलेंट हैवी प्यूपिल्स इनहेरिटेड। मेरी आंखों में जोरदार पर्पल बिजलियां कड़कने लगती है और मेरी आंखें हैवी प्यूपिल्स में बदल जाती है। मैं हैरान था, ये सच में काम कर रहा है। अचानक मेरी नजर दीवार के पार जाती है और मैं देखता हूँ कि पड़ोस में एक लड़की नहा रही थी। मैं तुरंत शर्मा कर अपना सिर खुजलाने लगता हूँ। क्या सिस्टम में कोई बग आ गया है? मैं तो वहाँ 1 घंटा भी जिंदा नहीं रहा। फिर मैंने ये टैलेंट इनहेरिट कैसे कर लिया? मैं आईने में अपनी चमकती हुई पर्पल आंखें देखता हूँ। गए काम से अब तो मैं किसी इंसान को सीधा देख भी नहीं पाऊंगा। खैर, हर चीज की शुरुआत मुश्किल होती है। अगर मैंने ये पहला कदम उठा लिया है तो कल्टीवेशन मेथड ढूंढना अब ज्यादा दूर नहीं है। मैं बिस्तर पर बैठ जाता हूँ। थोड़ा बर्दाश्त करना होगा। अभी सबसे जरूरी काम है एक कल्टीवेशन मेथड हासिल करना। मैं सोचता हूँ मेरा ऑरा लॉक हो चुका है। मुझे उस अननोन एंटिटी से निपटने का कोई तरीका खोजना ही होगा, वरना इस बार हैवी प्यूपिल
प्यूपिल्स इनहेरिट होना तो सिर्फ एक तुक्का था। अगली बार क्या होगा? खैर, और आज चाहे जो भी हो, पहले ट्राई करते हैं। सिस्टम, मुझे फैंटेसी वर्ल्ड में भेजो। सिस्टम एक्टिवेट होता है। डिंग, टैलेंट ड्रॉ हो रहा है। ड्रॉ सक्सेसफुल। बधाई हो, आपको मिला है टैलेंट। शंशु क्यान्यांग ब्लू यानी पिल्फर, चोरी। 10 मीटर के दायरे में ऐसी कोई चीज नहीं जिसे तुम चुरा ना सको। मैं सीधा एक प्राचीन मार्शल आर्ट्स टाउन की सड़क पर गिरता हूँ और एक कुत्ता मेरा मुंह चाट रहा होता है। मैं उठकर उस शहर की रौनक देखता हूँ। एक टाउन, यहाँ तो पक्का कोई ना कोई कल्टीवेशन मेथड मिल ही जाएगा। इस बार मुझे किसी भी तरह जिंदा बचना है। तभी एक छोटी सी भिखारी बच्ची आकर मेरी आस्तीन पकड़ लेती है। यंग मास्टर, थोड़ी दया कर दो, मैं कई दिनों से भूखी हूँ। मैं नाटक करते हुए उसे झिड़क देता हूँ। कैसी दया? बाहर इतनी सारी घास लगी है, जाकर घास खाओ ना। मैं चुपचाप अपने हाथ में पिल्फर स्किल का इस्तेमाल करता हूँ और वहाँ से तेजी से भाग निकलता हूँ। एक सुनसान गली में आकर मैं रुकता हूँ। मैंने ये क्या अजीब सी मुलायम चीज खींच ली है। मैं देखता हूँ कि कई मिनट बीत गए पर वो एंटिटी मुझे मारने नहीं आई। हाँ, सच में मुझ पर किसी की नजर नहीं है। 30 साल पूर्व, 30 साल पश्चिम। अब मेरे डेवलपमेंट का समय आ गया है। मैं गली से बाहर निकलता हूँ, तभी एक भागता हुआ आदमी मुझसे जोर से टकराता है। मैं चिढ़कर कहता हूँ, फैंटेसी वर्ल्ड के लोगों में इतनी भी तमीज नहीं है क्या? सड़क पर देखकर भी नहीं चलते। लेकिन तभी मेरी नजर अपने हाथ में आई एक किताब पर पड़ती है जो मैंने टकराते वक्त पिल्फर कर ली थी। लुओ वायु जियनफा, फॉलिंग रेन स्वॉर्ड आर्ट। मैं खुशी से पागल हो जाता हूँ। डैम, एक सीक्रेट मैनुअल। मैं वापस एक सुनसान गली में जाकर उस किताब को खोलता हूँ। किताब से एक जबरदस्त सुनहरी रोशनी निकलती है और मैं हवा में तैरने लगता हूँ। वो सारा ज्ञान सीधे मेरे दिमाग में उतर जाता है। सिस्टम की आवाज आती है, लुओ वायु जियनफा, व्हाइट मैनुअल X1 डिटेक्ट हुआ। इसे आउटर कुंग फू एक्सपीरियंस में डीकम्पोज किया जा सकता है। मैं तुरंत अपना 100X बैकपैक खोलता हूँ जहाँ उस किताब की 99 कॉपीज बन चुकी थी। अरे वाह, मुझे लगा था कि 100X बैकपैक में बनी ये 99 कॉपीज बेकार रद्दी होंगी, पर एक्स्ट्रा कल्टिवेशन मेथड्स को तो मैं एक्सपीरियंस में बदल सकता हूँ। सिस्टम, डीकम्पोज करो। सिस्टम कहता है, डीकम्पोज सक्सेसफुल। करंट कल्टिवेशन एफिशिएंसी के हिसाब से आउटर कुंग फू एक्सपीरियंस प्लस 310। मेरे शरीर से एक जबरदस्त सफेद एनर्जी का तूफान निकलता है और मेरी पावर एकदम से बढ़ जाती है। कुछ देर बाद बारिश हो रही थी और मैं मजे से अपना सेब खा रहा था। तभी मेरी नजर उसी छोटी सी भिखारी बच्ची पर पड़ती है। एक हटा कट्टा आदमी उस पर चिल्ला रहा था, ये बेचारी होने का नाटक मत कर। तूने मेरा स्टॉल गंदा किया है, या तो पैसे निकाल वरना आज मैं तुझे बेचकर अपना कर्ज वसूल करूंगा। बच्ची रोते हुए गिड़गिड़ा रही थी। मैंने जो सूखा खाना बटोरा था वो सब आपको दे दिया। मेरे पास सच में कुछ नहीं है, प्लीज मुझे छोड़ दो। आदमी उसे बालों से पकड़कर खींचता है। बकवास बंद कर और मेरे साथ चल। मुझसे ये देखा नहीं गया, इतने बड़े होकर एक छोटी सी बच्ची पर जोर दिखा रहा है। मैं चुपचाप जाकर उस आदमी का हाथ कसकर पकड़ लेता हूँ। वो आदमी गुस्से से मुझे घूरता है, दूसरों के मामले में टांग मत अड़ा, निकल यहाँ से। लेकिन मैं बिना कुछ बोले मैंने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखते हुए कहा, ठीक है, इसी बहाने मेरी स्वॉर्ड टेक्निक का भी टेस्ट हो जाएगा। मैंने छलांग लगाई और हवा में पहुंच गया। अपनी पूरी ताकत से मैंने लुओ वायु जियनफा, फॉलिंग रेन स्वॉर्ड आर्ट का इस्तेमाल किया। मेरी तलवार से एक बेहद शक्तिशाली और विशाल बर्फीली स्वॉर्ड एनर्जी निकली जो सीधे उस गुंडे पर जा गिरी। जमीन पर गिरते ही उस एनर्जी ने अनगिनत बर्फीले कांटों का रूप ले लिया और एक जोरदार धमाका हुआ। बारिश रुक चुकी थी और सब शांत हो गया था। मैं छाता लेकर उस छोटी सी भिखारी बच्ची के पास गया जो जमीन पर सहमी हुई बैठी थी। सॉरी, मैंने उससे कहा, पिछली बार मैंने जो किया वो जानबूझकर नहीं था। उस बच्ची ने मेरी तरफ मासूमियत से देखा और बोली, कोई बात नहीं यंग मास्टर, ये आदमी मुझे रोज मारता था और मेरा खाना भी छीन लेता था। मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने अपने 100X बैकपैक से इंस्टेंट नूडल्स और चिप्स के कुछ पैकेट निकाले और उसके सामने गिरा दिए। इसे मुआवजा समझ लो, ये सब खाने में बहुत टेस्टी है, बस इन्हें पानी में डाल लेना। फिर मैंने उसे समझाते हुए कहा, और हाँ, आगे से ऐसे भीख मत मांगना, बाहर इतनी सारी घास लगी है, पेट भरने के लिए काफी है। ये सुनकर वो बच्ची हैरान रह गई और मासूमियत से बड़बड़ाई, क्या घास खाई जा सकती है? अगले दिन मैं एक टी हाउस में बैठा शांति से चाय पी रहा था। मैं मन ही मन सोच रहा था उस अननोन एंटिटी का क्या स्टेटस है। इतना वक्त बीत गया लेकिन वो अभी तक नहीं आई। खैर, जो भी हो, ये मेरे लिए अच्छी बात है। तभी मेरे पास वाली टेबल पर बैठे दो लोग आपस में बातें करने लगे। एक ने कहा, क्या तुमने सुना, 3 दिन बाद सभी राइटियस सेक्ट्स मिलकर डीमन सेक्ट पर हमला करने वाले हैं। दूसरे ने हैरानी से कहा, डीमन सेक्ट पर हमला? लेकिन उनके पास तो एक जायंशन लेवल का मास्टर है, ये तो सीधे सीधे मौत को बुलावा देना है। पहले आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पूरी बात नहीं पता। वुडंग सेक्ट के एक मास्टर ने भी जायंशन रैंक
रैंक में ब्रेक थ्रू कर लिया है। उनकी बातें सुनकर मैं चौंक गया। राइट, ये सेक्स, डीमन सेक्ट, जायांशन, वुडंग, क्या ये फैंटेसी वर्ल्ड इतना जमीनी है? पहले आदमी ने आगे कहा। किंगशन सेक्ट ने भी इसी मौके का फायदा उठाते हुए अपने दरवाजे खोल दिए हैं और नए डिसाइपल्स की भर्ती शुरू कर दी है। किंगशन सेक्ट, मैंने सोचा, सिर्फ वो लुओ वायु जियनफा फॉलिंग रेन स्वॉर्ड आर्ट की किताब पाकर ही मैं उड़ने लगा हूँ। अगर मुझे किसी ऑर्थोडॉक्स सेक्ट का मेन कल्टिवेशन मेथड मिल जाए तो क्या होगा? ये सोचते ही मैं तुरंत वहाँ से निकल पड़ा। मैं सीधा किंगशन सेक्ट के रिक्रूटमेंट डेस्क पर पहुंचा। वहाँ बैठा आदमी मजे से सो रहा था और उसके मुंह से लार टपक रही थी। मैंने जोर से टेबल पर हाथ मारा। वो हड़बड़ा कर उठा। मैंने कहा, टेबल पर रखी किताब दिखाई नहीं दे रही क्या? उसने मुझे एक फॉर्म थमाया। सेक्ट ज्वाइन करना है तो अपना नाम, पता और उम्र लिखो। मैंने ब्रश उठाया और नाम की जगह लिखा दुगुबेशन, उम्र 8 साल। वो आदमी फॉर्म देखकर बुरी तरह चौंक गया। नाम दुगुबेशन? मैंने सीना तान कर कहा, हाँ, मेरा नाम दुगुबेशन है। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक घूरा। रुको, तुम 8 साल के हो? मैंने बड़े आराम से झूठ बोला। हाँ, मैं एक अनजान से गांव का रहने वाला हूँ। मैं एक शिकारी हूँ, इसलिए मुझे खाने पीने की कमी नहीं होती। शायद इसीलिए मेरा शरीर थोड़ा हट्टा कट्टा हो गया है। उसे मेरी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। अपना हाथ आगे करो, उसने कहा। बोन एज, हड्डियों की उम्र, कभी झूठ नहीं बोलती। मैंने अपना हाथ आगे कर दिया। उसने जैसे ही मेरी कलाई पकड़ी और अपनी एनर्जी से मेरी बोन एज चेक की, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कांपते हुए बोला, बोन एज सिर्फ 1 साल। अगले सीन में हम किंगशन सेक्ट के पहाड़ की तलहटी में थे। वो रिक्रूटर मुझे, उस छोटी बच्ची को और 2 और बच्चों को वहाँ लेकर आया था। वो अभी भी सदमे में था और अपना सिर खुजलाते हुए खुद से कह रहा था, दुगुबेशन, ये आदमी दिखने में तो मुझसे भी बूढ़ा लग रहा है और इसकी बोन एज सिर्फ 1 साल है। ये तो मजाक है। बच्चों ने ऊपर देखा तो बादलों के बीच एक विशाल पत्थर पर किंगशन सेक्ट लिखा हुआ था। रिक्रूटर ने हमसे कहा, यही किंगशन सेक्ट है। अगर तुम सच में यहाँ शामिल होना चाहते हो तो पीछे बनी इन 1000 सीढ़ियों को देख रहे हो, तुम्हें इन्हें पार करना होगा, तभी तुम ऑफिशियल मेंबर बन पाओगे। आगे का रास्ता तुम्हें खुद तय करना है। मैं ऊपर तुम्हारा इंतजार करूंगा। इतना कहकर वो हवा में उड़ता हुआ ऊपर चला गया। छोटी बच्ची खुशी से चिल्लाई, वाओ, मार्शल आर्ट्स मास्टर कितने ऑसम होते हैं। मैं मन ही मन कैलकुलेशन कर रहा था, यहाँ के नॉर्मल डिसाइपल्स भी इतने ताकतवर हैं। सिर्फ ये सीढ़ियाँ चढ़ना ही अपने आप में एक टेस्ट है। क्या इसके अंदर कोई इल्यूजन अरे लगा हुआ है? मैं सीढ़ियों पर चढ़ा और चारों तरफ देखने लगा। यहाँ तो कोई इल्यूजन नहीं है। मैंने पीछे मुड़कर देखा। बाकी सारे बच्चे सीढ़ियों के भारी दबाव की वजह से जमीन पर रेंगते हुए ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। मुझे अचानक एहसास हुआ, अरे हाँ, ये सब तो सच में 8 साल के बच्चे हैं और मैं तो बहुत औसम हूँ। मैं बिना किसी परेशानी के तेजी से सीढ़ियाँ दौड़ते हुए चढ़ने लगा। तभी अचानक ऊपर से एक पत्थर खिसक कर गिरा। मैंने पीछे देखा। वो छोटी बच्ची सीढ़ियों के किनारे से लटक गई थी और खाई में गिरने ही वाली थी। वो डर के मारे रो रही थी, बचाओ, मुझे बचाओ। मैंने कहा, अरे यार, ये तो क्लिफ से ही लटक गई। मैं तुरंत दौड़कर नीचे गया और उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच लिया। थोड़ा ध्यान से, मैंने कहा। वो जमीन पर बैठकर हाफ रही थी। यंग मास्टर, उसने कहा, मेरा नाम चावर है। आपने 2 बार मेरी जान बचाई है। मैं भविष्य में ये एहसान जरूर चुकाऊंगी। मैंने मन ही मन सोचा, तभी मैं सोचूं कि ये घास खाने से मना क्यों कर रही थी। इसका नाम ही चावर है। जिनको समझ नहीं आया तो मैं बता दूं। इससे पहले हमारे एमसी ने इस बच्ची से कहा था, अगर भूख लगी है तो घास क्यों नहीं खाते, भीख क्यों मांग रहे हो? और अब जब हमारे एमसी को इस बच्ची का नाम पता चला तो समझ आया कि ऐसा क्यों है। असल में उस बच्ची के नाम का मतलब ही घास होता है। खैर, एहसान का क्या ही करना। उसने मुझसे पूछा, यंग मास्टर, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मैंने बादलों की तरफ देखा और एक एपिक स्टाइल में कहा, दुगुबेशन। सीढ़ियाँ पार करने के बाद हम सब एक विशाल गोल चबूतरे पर पहुँचे जहाँ बाकी बच्चे पहले से बैठे हुए थे। सेक्ट मास्टर और बाकी एल्डर्स वहाँ मौजूद थे। सेक्ट मास्टर ने गुस्से में मेरी तरफ उंगली उठाते हुए उस रिक्रूटर से पूछा, क्या इसी को रिक्रूट करके लाए हो तुम? रिक्रूटर घबराते हुए बोला, सेक्ट मास्टर, ये मेरी ही खोज है। सेक्ट मास्टर चिल्लाया, 8 साल? तुम मुझसे कह रहे हो कि ये आदमी 8 साल का है? रिक्रूटर रोने वाली शक्ल बनाकर बोला, सेक्ट मास्टर, ये सच है। मैंने खुद इसकी बोन एज चेक की है। बोन एज झूठ थोड़ी बोलेगी। सेक्ट मास्टर ने अपना सिर पकड़ लिया। छोड़ो, इसे कोई मिसलेनियस काम दे दो, किसी दरवाजे का गेट कीपर बना दो। हमारे पास इतने अच्छे टैलेंट वाले बच्चे आ गए हैं। देखना 10 साल के अंदर हमारा किंगशन सेक्ट सेकेंडरी सेक्स की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। फिर उसने जोर से कहा, टेस्ट शुरू करो। सेक्ट मास्टर ने अपने दोनों हाथ फैलाए और हवा में तैरते हुए एक जबरदस्त एंट्री ली। उसने कहा, मैं तुम्हें किंगशन स्वॉर्ड आर्ट दिखाऊंगा। जो पहले 3 मूव्स याद कर लेगा उसे आउटर सेक्ट में जगह मिलेगी। जो पहले 10 मूव्स याद करेगा
वो इनर सेक्ट में जाएगा। इस स्वॉर्ड आर्ट में टोटल 12 मूव्स हैं। 10 मूव्स याद रखना मतलब टॉप टियर टैलेंट। ध्यान से देखना शुरू करो। उसने अपनी तलवार निकाली और एक एक करके मूव्स दिखाने लगा। सारे बच्चे अपने छोटे छोटे हाथों से उन मूव्स को कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ तो लकड़ी की डंडियों से प्रैक्टिस कर रहे थे। मैं वहाँ चुपचाप खड़ा मुस्कुरा रहा था। किंगशन जियनफा, किंगशन स्वॉर्ड आर्ट, ये तो मैंने पहले ही सीख ली है, बस थोड़ा सा एक्सपीरियंस डालूंगा और ये तुरंत मास्टरी के लेवल पर पहुंच जाएगी। कुछ देर बाद रिक्रूटर अपनी किताब में बच्चों का रिजल्ट लिख रहा था। तुमने 3 मूव्स याद किए, आउटर सेक्ट। तुमने 7 मूव्स याद किए, आउटर सेक्ट। नेक्स्ट वो सीईओ एयर के पास आया। वो बेचारी हाथ में एक छोटी सी लकड़ी पकड़े उदास बैठी थी। उसने धीरे से कहा, मैंने 12 मूव्स याद कर लिए हैं। रिक्रूटर की आंखें फटी की फटी रह गई। फिर वो जोर से हंसा। हाँ, बहुत अच्छे, टॉप टियर टैलेंट। तुम्हारा सीधा इनर सेक्ट में एडमिशन होगा। तुम्हारा नाम क्या है? उस बच्ची ने मासूमियत से जवाब दिया, मेरा नाम चाओर है। मैं दूर खड़ा ये सब देख रहा था और मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। रिक्रूटर ने मेरी तरफ देखा और हाथ हिलाकर बोला, तुम्हें अपने मूव्स दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम सीधे जाई मिसलेनियस ड्यूटीज बटा स्वीपर में जाओगे। मैं पूरी तरह से हैरान रह गया। क्या मजाक कर रहे हो क्या? मैंने 12 के 12 मूव्स याद किए थे। 3 मूव्स वाले आउटर सेक्ट में जा रहे हैं और मैं मिसलेनियस। अगले सीन में मैं अपने नए टूटे फूटे कमरे में था। मुझे एक जाई यूनिफॉर्म, एक तलवार और 2 किताबें मिली थी, किंगशन स्वॉर्ड आर्ट और किंगशन एक्साइनफे माइंड मेथड। मैंने खुद को समझाते हुए सोचा, चलो कोई बात नहीं, मिसलेनियस ही सही। जब तक मेरे पास एक कल्टीवेशन मेथड है तब तक मुझे कोई रोक नहीं सकता। ये मेरे लिए काफी है। मैंने किताब उठाई और सिस्टम से कहा, स्टडी। सिस्टम का नोटिफिकेशन आया, किंगशन एक्साइनफे डिटेक्ट हुई है। क्या आप इसे सीखना चाहते हैं? मैंने उसे तुरंत लर्न कर लिया। मेरे दिमाग में इन्फॉर्मेशन छपने लगी। स्किन रिफाइनिंग, बोन रिफाइनिंग, ऑर्गन रिफाइनिंग, इनर ब्रेथ, हाउशन और फिर जायंशन। मैंने सोचा यहाँ का रियल्म सिस्टम थोड़ा अजीब नहीं है? तभी मुझे एक आइडिया आया। मैंने फेरी से पूछा, अगर स्वॉर्ड आर्ट को एक्सपीरियंस में डीकम्पोज किया जा सकता है तो क्या बैकपैक में कॉपी हुई बाकी 99 एक्सआई की कॉपीज का भी कुछ हो सकता है? मैंने तुरंत डीकम्पोज पर क्लिक किया। हाँ, सच में ये काम कर गया। सिस्टम ने बताया, बेसिक एक्साइनफे एक्स 99 डीकम्पोज सक्सेसफुल। इनर कुंग फू एक्सपीरियंस प्लस 990, टोटल इनर एक्सपीरियंस 9900 बटा 1000। मैंने खुश होकर कहा, ये तो बिल्कुल रॉकेट की स्पीड है। सिस्टम पॉइंट्स ऐड करो। सिस्टम बोला, अपग्रेड सक्सेसफुल, स्किन रिफाइनिंग। मैंने देखा अभी भी काफी एक्सपीरियंस बचा था। मैंने लगातार क्लिक किया, अपग्रेड करते रहो। मेरी नसें लाल रंग से चमकने लगी और एक जबरदस्त गर्मी और एनर्जी मेरे अंदर दौड़ने लगी। मेरा रियल्म सीधा स्किन रिफाइनिंग फर्स्ट ईयर पर पहुंच गया। फेरी ने फिर बताया, 16,000 इनर कुंग फू एक्सपीरियंस कंज्यूम करके आप हाउशन रियल में पहुंच सकते हैं। मैं खुश हो गया, अभी और भी अपग्रेड हो सकता है। सिस्टम अपग्रेड। मेरे चारों तरफ एक नीली एनर्जी का बवंडर घूमने लगा और मैं सीधा हाउशन रियल में पहुंच गया। मैंने अपनी ग्लोइंग मुट्ठी भींचते हुए कहा, हाउशन रियल, मुझे यहाँ आए 1 घंटा भी नहीं हुआ है और मैं यहाँ तक पहुँच गया। ये है सिस्टम की असली पावर का डिफरेंस। मेरी नजर मेज पर रखी तलवार पर पड़ी। मैंने अपना हाथ आगे किया और बोला, स्वॉर्ड कम, और वो तलवार उड़कर सीधे मेरे हाथ में आ गई। मैं क्यूआई से तलवार को कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ बल्कि इंटेंट से कर रहा हूँ। मेरी लुओ वायु स्वॉर्ड आर्ट अब ट्रांसेंडेंट रियल्म पर पहुँच चुकी है जो सीधा जायंशन लेवल की पावर्स दे रही है। क्या इतना सब होने के बाद भी मैं सिर्फ फर्स्ट ईयर में हूँ? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जूनियर ब्रदर अंदर हो। एक सीनियर डिसाइपल ने अंदर आकर मुझे एक झाड़ू पकड़ा दी और कहा, आज से तुम्हारी ड्यूटी है 1000 लेयर स्टेयर्स, 1000 सीढ़ियों पर झाड़ू लगाना। मैंने मन ही मन मुस्कुरा कर सोचा, सीढ़ियों पर झाड़ू लगाना, ये तो मेरे लिए और भी अच्छा है। मैं इसी बहाने हर दिन इन सीढ़ियों का प्रेशर सहकर अपनी इस बॉडी को टेम्पर और मजबूत कर सकता हूँ। अगली सुबह मैं उन भारी सीढ़ियों पर आराम से झाड़ू लगा रहा था। अब कुछ सीक्रेट मैनुअल्स ढूंढने का वक्त आ गया है। देखते हैं इस किंगशन सेक्ट के पास कौन कौन सी मैनुअल्स हैं। रात के अंधेरे में मैं चुपके से सेक्ट की कैंगजिंग जी लाइब्रेरी में घुस गया। वहाँ आउटर कुंग फू की तो बहुत सी किताबें थी पर इनर कुंग फू की सिर्फ 2 ही किताबें थी, किंगशन एक्साइनफे और 7 स्टार लिंगफा। मैंने एक किताब निकाली और फेरी ने उसे चेक करके बताया, ग्रेड ग्रीन। मैं खुश हो गया, वाओ, यहाँ तो सब ग्रीन ग्रेड है। बिना वक्त बर्बाद किए सिस्टम लर्न। मैंने लाइब्रेरी की किताबों से ज्ञान खींचना शुरू कर दिया। उन किताबों से हरी एनर्जी निकलकर सीधे मेरे दिमाग में जाने लगी। मैं वही जमीन पर ध्यान में बैठ गया। मेरे अंदर एक विशाल हरे रंग का एनर्जी का समंदर उफनने लगा। मैंने अपनी आंखें खोली और बोला, ग्रीन ग्रेड मेथड सच में बहुत पावरफुल है। तभी बाहर पहरा दे रहे डिसाइपल्स को कुछ आवाजें आई। लाइब्रेरी के अंदर हलचल कैसी है? जाकर चेक करो। मुझे उनके आने की आहट मिल गई। लोग आ रहे हैं, यहाँ से निकलना होगा।
उनके अंदर घुसने से ठीक पहले मैं वहाँ से गायब हो गया। उन्होंने अंदर आकर देखा पर उन्हें कुछ नहीं मिला। मैं वापस अपने कमरे में आ गया था। मैंने हवा में अपना हाथ घुमाया और पिल्फर स्किल का इस्तेमाल किया। अचानक मेरे कमरे में लाइब्रेरी से चुराई हुई ढेरों सुनहरी किताबें हवा में तैरने लगी। फेरी, इन सबको डीकम्पोज कर दो। सिस्टम ने अपना जादू दिखाया और सारी किताबें टूटकर एक्सपीरियंस में बदल गई। बधाई हो, एक्सपीरियंस प्लस 36,000 पॉइंट्स। मैं मुस्कुराया। 36,000 पॉइंट्स, ये तो अपग्रेड करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। चलो सिस्टम, रियल्म अपग्रेड करो। मेरे शरीर से इतनी भयानक एनर्जी निकली कि मेरी झोपड़ी की छत एक जोरदार धमाके के साथ हवा में उड़ गई। मैं उस मलबे के बीच खड़ा था। मेरी बॉडी एक सुनहरी रोशनी से चमक रही थी। मैंने जायंशन इनर कुंग फू ग्रेड कंप्लीशन लेवल हासिल कर लिया था। मैंने सिस्टम से कहा, मेरा इनर कुंग फू एक्सपीरियंस चेक करो। फेरी सामने आई और बोली, इनर एक्सपीरियंस 380 बचा है, लेकिन आउटर कुंग फू एक्सपीरियंस 244 770 पॉइंट्स बचा है। क्या आप लुओ वायु स्वॉर्ड आर्ट को अल्टीमेट स्वॉर्ड इंटेंट तक अपग्रेड करना चाहेंगे? मैं चौंक गया। आउटर एक्सपीरियंस इतना सारा कैसे? ओह, शायद मैंने गलती से लाइब्रेरी की सारी आउटर मार्शल आर्ट्स की किताबों को भी एक साथ डीकम्पोज कर दिया था। खैर, जो भी हो, अपग्रेड। आसमान से एक विशाल सुनहरी रोशनी की बीम सीधे मुझ पर आ गिरी। मेरी आंखें बंद हुई और मैं एक गहरी ट्रांस स्टेट में चला गया। मेरे दिमाग में इंक्वॉश स्टाइल में एक एंशिएंट मास्टर मुझे स्वॉर्ड प्रैक्टिस करते हुए दिखने लगा। मैंने स्वॉर्ड इंटेंट, स्वॉर्ड एज और स्वॉर्ड सीक्रेट को पूरी तरह से मास्टर कर लिया था। मेरी पावर से आसमान का मौसम तक बदल गया। बारिश होने लगी और एक खूबसूरत इंद्रधनुष निकल आया। एक दूसरा डिसाइपल वहाँ से गुजरा और बोला, दिन के उजाले में ये कैसी बारिश? मैं हैरान रह गया। ये बारिश मैंने की थी। मैं समझ गया था, आउटर कुंग फू क्वांटिटी में ज्यादा होने से फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उसे रिफाइन करने से पड़ता है। मेरे पास अभी भी 1 लाख से ज्यादा एक्सपीरियंस बचा है। चलो इसे भी यूज करते हैं। सिस्टम अपग्रेड। लेकिन फेरी ने कहा, डिंग, आउटर कुंग फू एक्सपीरियंस इनसफिशिएंट है। मैं भड़क गया। क्या मजाक कर रही हो? मेरे पास 1 लाख से ज्यादा एक्सपीरियंस है। अगर अगली लेवल का एक्सपीरियंस डबल भी हो जाए तो 1,20,000 काफी होना चाहिए था। फेरी ने मासूमियत से बताया, नेक्स्ट लेवल के लिए 12,80,000 1.28 मिलियन एक्सपीरियंस चाहिए। मैं अपना सिर पकड़कर बैठ गया। डैम, अल्टीमेट लेवल के बाद हर अपग्रेड में एक्सपीरियंस 10 गुना बढ़ जाएगा क्या? खैर कोई बात नहीं, सिर्फ 10 लाख ही तो है। पिछली बार मैंने लाइब्रेरी की सारी आउटर मार्शल आर्ट्स की किताबें नहीं उठाई थी। आज रात जाकर पूरी लाइब्रेरी साफ कर दूंगा। तभी अचानक सेक्ट के मेन कोर्टयार्ड में एक जबरदस्त धमाका हुआ। आसमान से एक भयानक काले धुएं का खंभा सीधे जमीन पर आ गिरा। सारे डिसाइपल्स हवा में उड़कर दूर जा गिरे और पूरे सेक्ट में अफरातफरी मच गई। उस धुएं से डीमन सेक्ट का एंसेस्टर मो युअन बाहर निकलता है। वो मुस्कुराते हुए चारों तरफ देखता है और कहता है, इस जगह पर तो बड़ी रौनक है। क्या तुम सब मेरे स्वागत के लिए यहाँ खड़े हो? तभी किंगशन सेक्ट के सेक्ट मास्टर अपनी तलवार लेकर आगे आते हैं और गुस्से में चिल्लाते हैं, हेरेटिक डीमन, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे सेक्ट के होली लैंड में घुसाओ? आज मैं तुम्हारी आत्मा को चीर कर रख दूंगा। सेक्ट मास्टर अपनी पूरी गोल्डन एनर्जी के साथ हमला करते हैं, लेकिन मो युअन पर इसका कोई असर नहीं होता। वो बस अपना हाथ आगे करता है और एक ही डार्क अटैक में सेक्ट मास्टर के हमले को तबाह कर देता है। सेक्ट मास्टर बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर जाते हैं। मो युअन उनके पास आता है और हंसते हुए कहता है, ओल्ड थिंग, अब तुम्हारे मरने का वक्त आ गया है। लेकिन हमला करने से ठीक पहले मो युअन अचानक रुक जाता है। वो घबराते हुए हवा में चारों तरफ सेंस करता है, इस छोटी सी जगह पर मेरी ताकत से भी ज्यादा पावरफुल ऑरा, यहाँ मुझसे भी ज्यादा ताकतवर कोई है। वो घबरा जाता है और आसमान की तरफ देखकर चिल्लाता है, अगली बार जब मैं आऊंगा तो वो तुम्हारे पूरे सेक्ट का आखिरी दिन होगा। इतना कहकर वो वहाँ से तुरंत भाग निकलता है। सेक्ट के अंदर विशाल वेयरवुल्फ जैसे डीमंस तबाही मचा रहे थे और डिसाइपल्स को मार रहे थे। घायल सेक्ट मास्टर अपने बचे हुए घबराए हुए डिसाइपल से कहते हैं, तुम सब जल्दी यहाँ से भाग जाओ और अपनी जान बचाओ। डीमन लॉर्ड का टारगेट हमेशा से सिर्फ मैं ही था। मैं बाकी मेजर सेक्ट से कांटेक्ट करूंगा और तुम्हारे छुपने के लिए कोई सेफ जगह ढूंढूंगा। दूसरी तरफ मैं शांति से अपनी 1000 लेयर स्टेयर्स पर झाड़ू लगा रहा था। मैंने नीचे की अफरातफरी देखी और मन ही मन समझ गया, लगता है राइटियस पाथ हार गया है। अब मुझे भी इस जगह पर झाड़ू लगाने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अब घर चलते हैं। मैंने अपनी झाड़ू वही फेंकी और आराम से हाथ पीछे रखकर निकल गया। रात के वक्त मैं अपनी कुर्सी पर लेटा आसमान के तारे देख रहा था। किंगशन सेक्ट का ये हाल हो गया। वैसे भी मैंने इनके सेक्ट की ऑलमोस्ट सारी कल्टिवेशन मेथड्स को साफ कर ही लिया था। मेरी लुओ वायु स्वॉर्ड आर्ट को स्वॉर्ड इंटेंट लेवल तक पहुंचने के लिए अभी भी 5 से 6 लाख एक्सपीरियंस की जरूरत है। अब मुझे जगह बदल लेनी चाहिए। मैंने सुना है कि
वुडंग सेक्ट से एक जायंशन लेवल का मास्टर निकला है तो पक्का उनके पास कल्टीवेशन मेथड्स की कोई कमी नहीं होगी। हो सकता है उनके पास ग्रीन ग्रेड से भी ऊपर के मेथड्स हो। चलो अब सो जाता हूँ, कल सुबह जाकर एक मैप खरीदूंगा। अगली सुबह मैं एक स्टॉल पर गया। बॉस, मुझे एक मैप दे दो। दुकानदार ने खुशी खुशी मुझे एक मैप पकड़ाया। मैंने एक सिक्का हवा में उछाला, कीप दी चेंज। लेकिन जब मैंने मैप खोल कर देखा तो मेरा दिमाग खराब हो गया। व्हाट द हेल, वुडंग सेक्ट यहाँ से इतनी दूर है? ये तो सिर्फ मैप पर इतना दूर लग रहा है। असल में पैदल चलकर जाने में तो मेरी हालत ही खराब हो जाएगी। खैर कोई बात नहीं, वो अननोन एंटिटी काफी टाइम से मुझे मारने नहीं आई है। वुडंग तो मुझे जाना ही पड़ेगा, लेकिन रास्ते में पड़ने वाले बाकी सेक्ट्स को भी चेक करता हुआ चलूंगा। आखिरकार जितने ज्यादा स्किल्स हो उतना ही अच्छा है। मैं एक सुनसान रेगिस्तान के रास्ते पर पैदल चल रहा था। तभी मेरे पीछे से लाल कपड़ों में एक लड़की घोड़े पर बहुत तेजी से आई और चिल्लाई, रास्ते से हट जाओ, मेरा रास्ता मत रोको। वो मेरे बिल्कुल बगल से गुजरी, जिससे धूल मेरे मुंह पर उड़ी और मैं खांसने लगा। डैम, कौन थी ये? क्या उसे सड़क पर चलता हुआ इंसान दिखाई नहीं देता? मैंने खुद को शांत किया। छोड़ो, एक अच्छा इंसान लड़कियों से फालतू में नहीं उलझता। लेकिन फिर मुझे धीरे धीरे गुस्सा आने लगा। जितना सोच रहा हूँ उतना गुस्सा आ रहा है। एक कदम पीछे हटने पर मुझे ही लॉस फील हो रहा है। भाड़ में जाओ तुम। मैंने जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाया और पूरी ताकत से घोड़े की तरफ फेंक कर मारा। कुछ ही सेकंड्स बाद दूर एक जोरदार धमाका हुआ और धूल का एक बहुत बड़ा बादल आसमान में उठ गया। मैंने मुस्कुराते हुए चैन की सांस ली। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। थोड़ा आगे चलने पर मुझे रेगिस्तान में एक टूटी फूटी चाय की दुकान दिखी। इतनी सुनसान जगह पर भी एक टी स्टॉल है। मैं वहाँ गया और बोला, ओल्ड मैन, चाय लगाओ। उस बूढ़े आदमी ने एक टूटे हुए कटोरे में 2 सूखे पत्ते डाले और ऊपर से गर्म पानी डाल दिया। मैं चौंक गया। बॉस, 2 पत्ते डालने से ये चाय बन जाती है क्या? तभी वहाँ भारी बख्तरबंद सोल्जर्स का एक पूरा ग्रुप अपने घोड़ों पर आ गया। उनका जनरल आकर मेरी बगल वाली टेबल पर बैठ गया। उसने अपनी भारी तलवार टेबल पर रखी और रौब से बोला, चाय लाओ। बाहर खड़े मेरे सारे भाइयों के लिए भी बाउल्स भर दो। बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, माय लॉर्ड, मेरे पास सिर्फ 9 चाय के कटोरे बचे हैं। आपके पास इतने सारे सोल्जर्स हैं, मैं सबको कैसे बांटूंगा? जनरल हंसने लगा। बॉल कम है? अगर एक बॉल भी हुआ तो हम भाई उसे शेयर करके पी लेंगे। कम पड़ने वाली कोई बात ही नहीं है। बूढ़ा बड़ी अजीब सी दार्शनिक बातें करने लगा। माय लॉर्ड, ऐसा मत कहिए। पहली बॉल पीने में मीठी लग सकती है, लेकिन बाद में पीने वालों को वो मजा नहीं आएगा। ये बंजर जमीन है, पानी कम है, पेड़ सूख चुके हैं। इस चाय के लिए लड़ने से अच्छा है कि इसे वापस जमीन में जाने दे, ताकि ये धरती का पोषण कर सके। जब मौसम बदलेगा और चीजें वापस जिंदा होंगी तो एक प्याली चाय की क्या ही चिंता करनी। जनरल उसे घूरने लगा। मैं मन ही मन सोच रहा था, ये कैसी अजीब सी बातें कर रहे हैं दोनों। मैंने बीच में बोलते हुए कहा, चाय पीनी है तो चुपचाप पियो ना। और ओल्ड मैन, मैं तुम्हें बुराबला नहीं कह रहा, पर तुम्हारे पास सच में बाउल्स बहुत कम है। लेकिन आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है, मेरे पास 99 टी बाउल्स पड़े हैं। मैंने अपने 100x बैकपैक से बाउल्स का एक बड़ा सा पहाड़ उनकी टेबल पर गिरा दिया और बोला, ये लो, रख लो। बूढ़ा और जनरल मुझे घूरने लगे। बूढ़े ने फिर जनरल से अपनी बात शुरू की। माय लॉर्ड, क्या आप मेरी एक सलाह मानेंगे? जनरल ने बीच में टोक दिया, मुझे पता है कि ट्रिब्यूलेशन आ गई है, मैं बस खुद को बचाना चाहता हूँ। अगर ये चाय नहीं मिली तो मैं एक सूखे पेड़ की तरह तड़प कर मर जाऊंगा। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कुछ और बाउल्स उनके सामने पटक दिए। क्या मेरी आवाज बहुत धीरे आ रही है? बॉल कम है क्या? मेरे पास बहुत सारे हैं, आराम से पियो। जनरल का गुस्सा फूट पड़ा। क्या तुम अपना मुंह बंद रखोगे? इतनी हिम्मत कहाँ से आया है ये जंगली लड़का? बार बार मेरा मजाक उड़ा रहा है। मैंने भी नाटक करते हुए कहा, मैं तो बस अच्छे मन से मदद कर रहा था और तुम मुझे धमकियां दे रहे हो। मेरा शरीर बचपन से ही बहुत कमजोर है, मैं किसी की चिल्लम चिल्ली बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने छाती पर हाथ रखकर दर्द का नाटक किया। चूंकि तुमने मुझे डराया है तो मुझे कॉम्पनसेशन दो, या फिर अपने सारे इनर और आउटर कुंग फू मैनुअल्स निकाल कर टेबल पर रख दो। चूज करो। जनरल ने मेरी बात को पूरी तरह इग्नोर कर दिया और चाय का घूंट पीते हुए बूले से बोला, ओल्ड मैन, ये लड़का काफी इंटरेस्टिंग है। मैंने अपनी आवाज तेज की। क्या तुम बहरे हो? मैंने कहा कॉम्पनसेशन दो या फिर मैनुअल्स टेबल पर रखो। बूले ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, लिटिल फ्रेंड, तुम अभी जवान हो और नासमझ हो। तुमने जो भी बकवास की है मैं उसे माफ करता हूँ। तुमने जो पहले बदतमीजी की वो भी मैंने अनदेखी कर दी। अब मैं तुम्हें 3 सांसों का वक्त देता हूँ। इस टी स्टॉल से दबा हो जाओ। मैं मुस्कुराया। सीधी बात तुम लोगों को समझ नहीं आती, फालतू में मुझे रफ होने पर मजबूर कर रहे हो। तभी जनरल ने मेरी तरफ अपने मुक्के से हमला किया, लेकिन मैंने पलटकर एक जोरदार लात मारी। वो जनरल दूर जाकर गिरा।
फिर मैंने अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया और पलक झपकते ही उन सभी सोल्जर्स को हवा में उड़ा दिया। जनरल अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ा, लेकिन मैंने उसे भी एक झटके में धूल चटा दी। मैं वापस आराम से अपनी जगह पर बैठ गया और चाय पीते हुए बोला, अब अक्ल ठिकाने आई या नहीं? जनरल और वो बूढ़ा दोनों बुरी तरह घायल होकर जमीन पर पड़े थे। जनरल कांपते हुए अपनी जगह से उठा और उसने डरते हुए अपनी सारी मैनुअल्स मेरे सामने टेबल पर रख दी। मैंने हंसते हुए कहा, देखा, अगर पहले ही ऐसे मान जाते तो कितना अच्छा होता। फालतू में इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? मैंने अपने मैजिक बैग में सारी मैनुअल्स डाली और जाते हुए उन्हें चिढ़ाकर बोला, थैंक्स अ लॉट, और मैं मजे से वहां से निकल गया।